Hey guys, welcome back to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Aprabhati and today I will discuss 50 MCQs related to floriculture. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग ASRB नेट या ARS नेट फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको 4000 रुपीज़। इस कोर्स के फीचर्स रहेंगे, यहाँ पे आपको मिलेंगे टॉपिक टॉपिक वाइज वीडियो एक्सप्लेनेशन जो कि कंप्लीट कवरेज करेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसमें आपको दिए जाएंगे डाउनलोडेबल पीडीएफ एंड वीडियोस, मतलब आप पीडीएफ एंड वीडियोस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल होंगे। इसको आप खुद से एग्जामिन कर सकते हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं। यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे जिसके हेल्प से आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको इस कोर्स की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी या फिर आपको कोई अदर क्वेरीज है तो भी आप वहाँ से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए, आई होप कि इस कोर्स को आप लीजिएगा और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिएगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दार्जिलिंग इज़ नोन फॉर। जो दार्जिलिंग है ये किस बॉटनिकल गार्डन के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेओल बॉटनिकल गार्डन। तो ये जो लेओल बॉटनिकल गार्डन है ये दार्जिलिंग में जो है स्थित है। जो लेओल बॉटनिकल गार्डन है ये स्टैब्लिश हुआ था 1878 में। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। तो ये जो बॉटनिकल गार्डन है लेओल बॉटनिकल गार्डन, ये स्टैब्लिश हुआ था 1878 में, जब उसमें भी है ये 40 एकड़ का जो लैंड है वो एक्वायर किया गया था दार्जिलिंग में टू फॉर्म अ बॉटनिकल गार्डन। और ये जो है कोलकाता में जो है स्थित है। जो लैंड है ये प्रोवाइड किया गया था बाय द विलियम लियोन और इन्हीं के नाम पे जो है ये गार्डन पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच पेयर इज राइट? ईरान नेशनल फ्लावर रोज सही है, इंग्लैंड नेशनल फ्लावर रोज सही है और यूएस नेशनल फ्लावर रोज सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। तो जो रोज़ है बहुत सारे कंट्री है जिसका जो नेशनल फ्लावर वो रोज़ है। तो कौन कौन सा कंट्री आता है? ईरान हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूएस हो गया। इसके अलावा जो है मालदीव्स है, लाओस है, बल्गेरिया है, पर्सिया है, टर्की है। ये सब भी ऐसे कंट्री है जिनका जो नेशनल फ्लावर है वो रोज़ है। इंडिया का जो है नेशनल फ्लावर वो क्या है? तो इंडिया का जो है लोटस जो है वो नेशनल फ्लावर होता है। इसके अलावा इजिप्ट में भी जो है लोटस ही देखने को मिलता है नेशनल फ्लावर। क्राइसैंथेमम कहाँ का है नेशनल फ्लावर? तो जापान का। ट्यूलिप कहाँ का है नेशनल फ्लावर? तो नीदरलैंड एंड हॉलैंड का जो है ये ट्यूलिप नेशनल फ्लावर है। इसके अलावा जो गोल्डन रोज है ये यूएसए का भी जो है नेशनल फ्लावर है। वाटर लिली बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर है। हेबिस्कस मलेशिया का नेशनल फ्लावर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मोरल इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन। जो मोरल साइंटिस्ट है ये किस फ्लावर पे मेनली इन्होंने काम किया था? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्चिड। जो मोरल साइंटिस्ट है इन्होंने जो है क्या किया था कि ऑर्चिड जो है ऐसा फर्स्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो कि सक्सेसफुली जो है मास प्रोपगेशन हुआ था थ्रू द टिश्यू कल्चर। और ये फर्स्ट कौन दिखाया था? तो मोरल साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही जो है फर्स्ट शोन किया था कि जो है ऑर्चिड में जो है मास प्रोपगेशन हो सकता है थ्रू टिश्यू कल्चर। और इन्होंने ही प्रोड्यूस किया था वायरस फ्री सिबेंडियम जो कि फ्रॉम द डिजीज प्लांट। और उन्होंने ही कल्चर किया था शूट एपिक्सिस ऑन कुंसन 3 अगर मीडियम टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। मॉरल ने ऑब्जर्व क्या किया? तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कलरलेस एक्सप्लांट जो है वो बिकम मतलब वो बन जा रहे ग्रीन एंड इनलार्ज और फिर वो स्लोली स्लोली फॉर्म कर रहे स्मॉल फ्लैट बल्बेट जो कि एग्जैक्टली दिख रहा है प्रोटोकॉम की जैसा, जो कि डेवलप किया है फ्रॉम एन एम्ब्रियो। ये जो प्रोटोकॉम लाइक बॉडीज है वो फर्दर डिफरेंशिएट होता है इनटू क्रम्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ब्लूइंग ऑफ रोज पेटल्स इज ड्यू टू। तो जो रोज पेटल्स में जो है ब्लूइंग हो जाती है, ब्लू कलर का जो हो जाता है रोज पेटल, वो क्यों होता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्यूमुलेशन ऑफ एमोनिया। तो अगर हाई डिग्री ऑफ ब्लूइंग जो है वो देखने को मिलेगा रेड रोज के पेटल्स में, क्यों देखने को मिलता है?
जब उसको वाटर या प्रिजर्वेटिव्स में डाल देते हैं, ऐसा होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पीएच, जो कि होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फ्री अमोनिया। हायर पीएच लेवल पे जो है स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो एंथोसायनिन पिगमेंट जो प्रेजेंट रहता है रोज में, वो जो है ब्लू कलर में चेंज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेंसिव कल्टीवेशन इज फॉलोड इन। इंटेंसिव कल्टीवेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, वेजिटेबल गार्डन। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन जो है वो वेजिटेबल गार्डन में देखने को मिलता है। वेजिटेबल गार्डन के अंदर आता है किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग में जो है क्या होता है कि वहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन करने को देखा जाता है। यहाँ पे किचन गार्डनिंग मतलब क्या होता है, तो कल्टीवेशन जहाँ हम लोग करते हैं वेजिटेबल्स का नियर बाय होम और या बैकयार्ड ऑफ द हाउस, सो कि हम लोग वेजिटेबल प्रोड्यूस करें फॉर द फैमिली थ्रू आउट द ईयर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं होम या फिर किचन गार्डन। जो साइज होता है किचन गार्डन का वो डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइज ऑफ द फैमिली। और यहाँ पे जो है इंटेंसिव कल्टीवेशन जो अडॉप्ट किया जाता है फॉर द किचन गार्डन, सो दैट कि फ्रेश वेजिटेबल्स जो है पूरे साल जो है प्रोड्यूस हो। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये प्रोवाइड कर पाता है अपॉर्चुनिटी सो दैट कि रिक्रिएशन और एक्सरसाइज हो सके फैमिली मेंबर का। इसके अलावा ये नॉलेज का इंप्रूव करता है फैमिली मेंबर्स के किसकी वेजिटेबल प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये बेस्ट मीन्स है कि अपने फ्री टाइम को जो है उसको इल्ड करें, मतलब अच्छे कामों में लगाए अपने फ्री टाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ब्लूइंग ऑफ पेटल इज अ प्रॉब्लम इन। जो पेटल जो ब्लू कलर हो जाता है, ये मेनली किस प्लांट में देखने को मिलता है? आंसर आएगा ऑप्शन ए, रोज। तो जो ब्लूइंग ऑफ पेटल है ये मेनली रोज में होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लूइंग ऑफ पेटल जो होता है वो मेनली रोज में होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अमोनिया। जो रोज है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम आता है रोजा स्पीशीज। ये जो है फैमिली रोजेसी से बिलोंग करता है। जो इन रोज का ओरिजिन है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंडिया में हुआ है। इसको ये रोज है इसको हम लोग क्वीन ऑफ फ्लावर्स, नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, ईरान, यूके से भी जानते हैं। ये एक सिंबल है ब्यूटी का। और जो बेस्ट टाइम होता है प्लांटिंग करने का वो कब होता है? तो एंड ऑफ सितंबर टू मिडल ऑफ अक्टूबर जो है ये बेस्ट टाइम है रोज को प्लांट करने का। जो स्पेसिंग रहता है बिटवीन एसटी रोजेस वो रहता है 75 सेंटीमीटर, और जो फ्लोरीबंडा रोज में रहता है उसमें क्या होता है 60 सेंटीमीटर का जो स्पेसिंग देखने को मिलता है। हम लोग जो कमर्शियल प्रोपगेशन करते हैं रोज में वो क्या होता है? तो टी बडिंग जो है वो कमर्शियल मेथड है प्रोपगेशन करने का। उसका जो बेस्ट टाइम होता है बडिंग का इन द रोज वो कब होता है? नवंबर टू फरवरी जो है बेस्ट टाइम माना गया है। इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे रूट स्टॉक यूज करते हैं वो होता है रोजा मल्टीफ्लोरा, जो कि एडवार्ड रोज से भी जानते हैं। ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज है रूट स्टॉक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलेडियम्स आर नोन फॉर देयर। जो कैलेडियम प्लांट है ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीव्स। जो कैलेडियम्स है ये जाना जाता है बिग हर्ट शेप लीव्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन शो होता है, वाइट, पिंक, रेड एंड ग्रीन कलर का। ये जो है ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जो कि हॉट ह्यूमिड वेदर में भी जो है जिंदा रह लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लैडियम्स है ये ट्रॉपिकल पेरेनियल्स हैं जिसके पास कलरफुल हॉट शेप लीव्स होता है। और ये नेटिव है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, जो कि मेनली वेट एंड ड्राई सीजन में जो ग्रो करता है। और जो क्लैडियम बाई कलर है वो मेनली ब्राजीलियन स्पीशीज है जो कि मोस्ट कॉमनली ग्रो करता है एंड द जीनस इन द अरुण फैमिली, यानी कि अरेसी फैमिली, जो कि यूज करता है एज अ ऑर्नामेंटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बॉन्साई इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। जो बॉन्साई है इसका कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। तो जो बॉन्साई है इसका जो ओरिजिन हुआ है वो है चाइना से। और बॉन्साई होता क्या है? तो एक जो बॉन्साई एक तरह का जापानीज आर्ट है जहाँ पे जो है हम लोग ट्रीज एंड श्रब्स को जो है ग्रो करते हैं बाई डॉर्फिंग देम, और या फिर ग्रोइंग एज अ मिनिएचर ट्रीज एंड श्रब, जो कि हम लोग एक्सट्रीम वहाँ पे डॉर्फिंग कर देते हैं। जो बॉन्साई की हाइट होती है वो होती है प्लांट हाइट 15 to 20 सेंटीमीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉन्साई में जो हम लोग प्लांट हाइट मेंटेन करके रखते हैं वो कितना आता है? 15 से 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुलमोहर इज क्लासिफाइड एज। जो गुलमोहर है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लावरिंग ट्री। जो गुलमोहर है ये एक तरह का क्या है? फ्लावरिंग ट्री है। और इसके अलावा ये जो है गुलमोहर मेनली ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। मतलब हम लोग को किसी जगह को सुंदर बनाना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गुलमोहर को प्लांट कर देंगे। गुलमोहर का जो साइंटिफिक नेम है वो है डिलोनिक्स रेजिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुलमोहर का साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है डिलोनिक्स रेजिया, और ये फैमिली फेबेसी से बिलोंग करता है। इसके जो फ्लावर के कलर होते हैं वो स्कारलेट, येलो या फिर ऑरेंज कलर के देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा जो इसका फ्लावरिंग सीजन है वो मार्च टू जून में देखने को मिलता है। ये एक तरह का लार्ज डेसिडस ट्री है जो कि अम्ब्रेला शेप क्राउन होता है, और इसका जो हाइट है वो कितना रहता है ट्री का हाइट, तो ये 12 to 20 मीटर हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एस्टर इज क्लासिफाइड एज, जो एस्टर है इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लावरिंग एनुअल। तो जो एस्टर है ये एक तरह का एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट क्या होता है? तो ऐसे प्लांट जो कि एक ही साल में जर्मिनेट भी कर देते हैं, फ्लावरिंग भी हो जाता है, सेट भी कर देते हैं, और फिर उसी साल में वो मर भी जाते हैं। मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो जर्मिनेट, फ्लावरिंग, सेटिंग सीड्स एंड वो फिर मर जाते हैं ऑल इन वन सीजन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनुअल प्लांट। उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो जल्दी से जल्दी सीड सेट कर दे। और ये जो है गार्डनर्स के लिए बहुत अच्छा बात होता है कि जो बहुत सारे एनुअल प्लांट्स हैं वो जल्दी जल्दी अपना फ्लावरिंग प्रोसेस करके क्या करते हैं, गार्डन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिल्वर ओक इज अ, जो सिल्वर ओक है ये किस तरह का प्लांट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्नामेंटल फॉलियस ट्री। जो सिल्वर ओक है ये एक तरह का ऑर्नामेंटल फॉलियस ट्री है। सिल्वर ओक जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? तो इसका साइंटिफिक नेम है ग्विवेलेरिया रोबस्टा। आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर ओक का साइंटिफिक नेम क्या है, ग्विवेलिया ग्विवेलेरिया रोबस्टा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और ये फैमिली प्रोटिएसी से बिलोंग करता है। जो सिल्वर ओक है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये प्रोटिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ जो इसमें फ्लावर्स रहते हैं वो गोल्डन येलो को देखने को मिलता है, और इसका जो फ्लावरिंग सीजन होता है वो अप्रैल मंथ में होता है। ट्री क्या होता है? तो ट्री एक तरह का पेरेनियल टॉल विद मार्क्ड ट्रंक रहते हैं, जहाँ पे जो है ये सेवरल ईयर्स के लिए ग्रो करते हैं, और ये फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को जो है बियर करते हैं। ट्रीज बहुत तरह का हो सकता है, जैसे कि ट्रीज फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस, ट्रीज फॉर द चेकिंग एयर पोल्यूशन, ट्रीज फॉर द अल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल। तो ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप्स ट्री जो है डिफरेंट जगह यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट पर्पस। जैसे कि अगर अल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल को अगर हम लोग को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप के ट्री को ग्रो करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग कैजुलिना इक्विस्टिफोलिया लगाएंगे या कैसिया फिस्टुला लगाएंगे, तो वहाँ पे जो है अल्कलीन एंड सलाइन सॉइल में जो है कंट्रोल देखने को मिलेगा। अगर हम लोग को एयर पोल्यूशन चेक करना है तो कौन सा ट्री यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग मोरस स्पीशीज या पॉपुलर हाइब्रिडा जो है इस टाइप के प्लांट ट्री को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो किस टाइप ऑफ ट्री को हम लोग स्क्रीनिंग पर्पज में यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो है हम लोग सिल्वर ओक ट्री को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिवेलिया रोबस्टा, या फिर यूकैलिप्टस स्पीशीज भी जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पॉपुलर स्पीशीज, या फिर कोलैंथस, पेंडुला, ये सब ट्रीज को हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनिंग पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैंडोर गार्डन इज लोकेटेड एट, जो मैंडोर गार्डन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जोधपुर। जो मैंडोर गार्डन है ये जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। इसके अलावा कुछ और भी फेमस गार्डन है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, उसको मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। एक है लाल बाग। जो लाल बाग गार्डन है ये कहाँ मिलेगा आपको? बैंगलोर कर्नाटका में मिलेगा, और ये एक तरह का फ्लोरल क्रॉप फ्री स्टाइल गार्डन है। दूसरा है वृंदावन गार्डन, ये आपको देखने को मिलेगा मैसूर कर्नाटका में। एक है सिम्स पार्क जो कि आपको मिलेगा कुनूर तमिलनाडु में। एक है बायरन पार्क, ये आपको मिलेगा कोडाइल कनाल तमिलनाडु में। द इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये देखने को मिलेगा शिवपुर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। एक है ल्योर बॉटनिकल गार्डन, ये आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। एक है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, ये आपको देखने को मिलेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एक है राष्ट्रपति भवन गार्डन, ये है न्यू दिल्ली में। एक है बुद्धा जयंती पार्क, न्यू दिल्ली में, ये भी लोकेटेड है। नेक्स्ट है मुगल गार्डन, ये हरियाणा में लोकेटेड है। एक है रोज गार्डन, ये चंडीगढ़ पंजाब में लोकेटेड है। नेक्स्ट है सयाजी पार्क, जो सयाजी पार्क है ये वडोदरा गुजरात में जो है ये लोकेटेड है। एक आपको पार्क देखने को मिलेगा रोशनारा पार्क, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एक है बोटानिक गार्डन, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। एक है ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन आपको श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये सब कुछ फेमस गार्डन्स है, ये इधर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सब जो गार्डन्स है कहाँ लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है कि नेम ऑफ द गार्डन और वो कहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर। फ्लोटिंग गार्डन इज जनरल फीचर ऑफ, जो फ्लोटिंग गार्डन है वो किसका फीचर है? मतलब यहाँ जो गिवन स्टेट में से कहाँ पे जो है ये फ्लोटिंग गार्डन देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कश्मीर।
तो जो फ्लोटिंग गार्डन है ये मेनली दाल लेक ऑफ कश्मीर में जो है देखने को मिलता है। ये फॉर्म करता है फ्रॉम द वीड्स और फिर जो उसको कलेक्ट करके जो है ये लेक फॉर्म करता है। ऐसे वीड जो है मोस्टली कंसिस्ट करते हैं टाइफा अगुस्टाटा या फिर फ्रैगमिटीज कॉम्युनस, लेकिन इसको कश्मीरी लैंग्वेज में जो है ये पीच या फिर नारगासा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द टर्म एवेन्यू इज मेनली रिलेटेड विद, जो टर्म है एवेन्यू ये मेनली किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ट्री। तो जो ये एवेन्यू और जो एवेन्यूज होते हैं ये मेनली ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो एवेन्यू होता क्या है? तो एवेन्यू जो है ये रो ऑफ ट्रीज है जिसको उगाया जाता है ऑन द बोथ साइड ऑफ रोड। जैसे कि यहाँ पे रोड्स है, यहाँ पे गाड़ी चल रही है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बोथ साइड में जो है यहाँ पे ट्रीज को जो है यहाँ पे ग्रो किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एवेन्यू। यहाँ पे क्या होता है, शेड एंड ब्यूटी जो है ये प्रोवाइड करवाता है और ये जो है हम लोग कंसिडर करते हैं कि वैसे ट्री को चुने जो कि एक तरह का क्या करे, वो एक ब्यूटिफिकेशन करे उस एरिया का। और ये जो ट्रीज है सेलेक्टेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रोड। तो जिस तरीके का रोड रहेगा उस टाइप का जो हम लोग यहाँ पे ट्री का सिलेक्शन करते हैं। हम लोग ये जो एवेन्यू है ये एक तरह का क्या है, लैंडस्केपिंग का फीचर है। ये हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, एवेन्यू प्लांटिंग क्यों करते हैं? तो हम लोग एक तरह से क्या करते हैं कि हम लोग मोनोटोमी को ब्रेक करने के लिए और ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग एवेन्यू प्लांटिंग करते हैं। इसके साथ ही साथ कोई भी गार्डन जो है वो कंटेन करता है बहुत सारे कंपोनेंट्स जो कि नेचर में वैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेचुरल कर्व इज एसेंशियल इन, जो नेचुरल कर्व है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जापानीज गार्डन में। जो जापानीज गार्डन रहते हैं वहाँ पे आपको नेचुरल कर्व देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो जापानीज गार्डन है इसको एक तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर इन मिनिएचर भी बोलते हैं, जो कि एक तरह का पीस का रूप है। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स भी रहते हैं जापानीज गार्डन के, जैसे एक है हिल गार्डन। हिल गार्डन जो है इसमें क्या रहता है, इसके मेन फीचर यही है कि यहाँ पे ट्रीज रहता है, ऑर्नामेंटल वाटर देखने को मिलता है, गार्डन लैंटर्न्स रहते हैं, गार्डन पगोडा रहता है एंड गार्डन ब्रिजेस रहते हैं, ड्राई लैंडस्केप, गेट एंड फेंसेस, बेल्स, ये सब जो मेन फीचर है हिल गार्डन का। एक होता है टी गार्डन, ये भी जापानीज गार्डन के अंदर आएगा। एक थर्ड है फ्लैट गार्डन। फ्लैट गार्डन के अंदर आता है हिरानी बाग, इसका एग्जांपल है रोशनारा पार्क या फिर बुद्धा जयंती पार्क। एक आता है सैंड गार्डन, ये जो रियोंजी भी इसको बोलते हैं, और ये फेमस गार्डन है जो कि क्योटो जापान में है प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर। रोज पेटल्स एंड शुगर रेशियो ऑफ गुलकंद इज, जो गुलकंद हम लोग फॉर्म करते हैं, तो जो गुलकंद हम लोग फॉर्म करते हैं ये रोज पेटल्स एंड शुगर के फॉर्म में के हेल्प से फॉर्म करते हैं। जिसका जो रोज पेटल एंड शुगर आता है इसका क्या रेशियो होगा? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 1:1। तो यहाँ पे जो हम लोग गुलकंद जो प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग पेटल एंड शुगर, तो ये जो है इसका रेशियो होना चाहिए 1:1 में। जो रोज है इसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो रोज का बॉटनिकल नेम है रोजा स्पीशीज, ये फैमिली रोजेसी से बिलोंग करता है और इसका ओरिजिन है इंडिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। रोज को जो है क्वीन ऑफ फ्लावर भी बोला गया है। इसके अलावा जो है ये नेशनल फ्लावर है इंग्लैंड, ईरान एंड यूके का। ये एक तरह का सिंबल ऑफ ब्यूटी है। इसका बेस्ट टाइम प्लांटिंग का होता है एंड ऑफ सितंबर एंड मिडल ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे जो स्पेसिंग होता है फ्लोरिबंडा में वो 60 सेंटीमीटर होता है एंड हाइब्रिड टी रोजेस में जो है वो 75 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा जो कमर्शियल मेथड यूज करते हैं प्रोपोगेशन के लिए वो होता है टी बडिंग, और जो बेस्ट टाइम होता है बडिंग के लिए वो होता है नवंबर टू फरवरी। जो रोज सीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसीड्स। तो और जो रोज हिप होता है यहाँ पे जो होता है फ्रूट ब्लैक इन कलर होता है, जो बेरी टाइप होता है वो गुड सोर्स होता है विटामिन सी के। इसके अलावा जो डॉक्टर बीबी पाल थे उन्होंने फर्स्ट रोज वैरायटी फॉर्म किया था रोज शरबत। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि जो रोज शरबत है वो किसने डेवलप किया है? तो वहाँ पे जो डॉक्टर बीबी पाल साइंटिस्ट है उन्होंने जो है वो फर्स्ट रोज वैरायटी बनाया था रोज शरबत। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो विंटर चिलिंग जो है वो काफी जरूरी होती है रोज में, सो कि जो फ्लावर बड फॉर्मेशन है इन रोजा डैम से ना वो अच्छे से हो। अम, कुछ ब्रीडिंग वेराइटीज भी है जैसे कि वसंत, किंग, रनसोम, गोल्डन जियांट, ये सब जो है कुछ ब्रीडिंग वेराइटीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बरादरी हैज, तो बरादरी हैज तो ये यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि जो बरादरी है ये किस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनोपॉइड कैनोपीड स्ट्रक्चर। तो जो बरादरी होता है यहाँ पे कैनोपीड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ऐसा कह सकते हैं जो बरादरी एक तरह का कैनोपीड बिल्डिंग है जहाँ पे 12 ओपन डोर्स रहते हैं, तीन इन ईच डायरेक्शन।
तो बरादरी से जो है वहाँ पे तो लोग बैठ सकता है, वहाँ पे जो है फ्रेश ब्रीज को जो है इंजॉय कर सकता है, मतलब फ्रेश एयर को इंजॉय कर सकता है और डार्क क्लाउड्स को देख सकता है, बर्ड्स को जो है स्काई में देख सकता है। इसके बाद जो मैंसरी पिलर्स रहते हैं बरादरी के, वो पेंटेड किया जाता है विद द डिजाइंस ऑफ फ्लावर्स इन वासेस एंड फ्लावर्स वॉश फर्स्ट विद द थिक कारपेट्स एंड कुशंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो बरादरी है कैनोपी स्ट्रक्चर तो है, कैनोपीड बिल्डिंग रहता है, यहाँ पे 12 डोर्स रहते हैं, तीन इन ईच डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में जो तीन रहता है, तो 4 डायरेक्शन होता है, तो 4 से 12। और जो बरादरी है वहाँ पे जो है वहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पे जो फ्रेश हवा को जो है वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, डार्क क्लाउड्स को देख सकते हैं और स्काई में जो बर्ड्स उड़ रहे हैं उनको भी वो वॉच कर सकते हैं। जो मैंसरी पिलर्स रहता है बरादरी का, उसको जो पेंट किया गया है, किससे पेंट किया गया है, तो यहाँ पे फ्लावर से डिजाइन बना दिए गए हैं, जैसे वासेस बना दिए हैं, वासेस में फ्लावर्स है उसके डिजाइन फॉर्म किए गए हैं, और जो फ्लोर है वो फर्निश रहता है और वहाँ पे थिक कार्पेट्स पूरा एंड कुशन जो है पूरा बिछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर। मोहिनी रोज कल्टीवर हैज डैश कलर फ्लावर्स। तो जो मोहिनी है ये क्या है, एक तरह का रोज कल्टीवर है, ये इसके पास कौन से कलर के फ्लावर रहते हैं, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चॉकलेट। तो जो मोहिनी है एक रोज कल्टीवर, मतलब जो रोज की वैरायटी है मोहिनी, यहाँ पे जो है उसको चॉकलेट कलर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। तो ये देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये एक डिफरेंट कलर शो करता है मोहिनी, कौन से कलर का रहता है, तो ये जो है चॉकलेट कलर का रहता है। इसके अलावा जो मोहिनी है ये कौन डेवलप किया है, तो आई आर आई वेराइटीज है, ये मोहिनी जो है आई आर आई वेराइटीज है, और ये जो है हाइपर डिप्लॉयड रहता है जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का फ्लावर शो करता है। इसके अलावा जो आई आर आई वेराइटीज है वो कौन कौन सा है, तो एक पूसा मोहित है जो कि थॉर्नलेस वैरायटी है, एक पूसा मनसच है, एक है मृणालिनी जो कि अपीयर करता है ऑन द पोस्ट स्टेज स्टैम्प पे। इसके अलावा जो म्यूटेंट वैराइटीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है गोल्डन ज्वेल, हीट वेव, और एक इंडियन वैरायटी कौन कौन से, ये तो इंग्लिश वैरायटी के थे, मतलब गोल्डन ज्वेल एंड हीट वेव जो है वो इंग्लिश वैरायटी है। एक इंडियन म्यूटेंट वैराइटीज है, इसमें आता है कि अबशारिका जो कि म्यूटेंट ऑफ किस ऑफ फायर है, एक है प्रिया मल्टी कलर म्यूटेंट वैरायटी है, एक है पूसा क्रिस्टाना, ये है म्यूटेंट वैरायटी ऑफ क्रिस्टन डायोर, एक है पैराडाइज, ये गार्डन डिस्प्ले के लिए जो है यूज किया जाता है। तो ये सब जो है कुछ म्यूटेंट वैरायटी से एग्जाम्पल है। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो आपको पता ही है कि रोज का साइंटिफिक नेम क्या है, तो उसका है रोजा स्पीशीज, फैमिली रोजेसी से बिलोंग करता है, इसका ओरिजिन हुआ था इंडिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रूट स्टॉक होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द वेस्टर्न इंडिया, तो कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ पे रोजा मल्टी फ्लोरा जो रूट स्टॉक है ये कॉमनली यूज किया जाता है। इसके अलावा जो बेस्ट टाइमिंग होती है बर्डिंग की वो होता है नवंबर टू जनवरी, सॉरी नवंबर टू फरवरी, और जो कमर्शियल मेथड रहता है प्रोपोगेशन का वो होता है टी बर्डिंग, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो विंटर होती है वो ज़रूरत होती है किस स्पीशीज़ में, तो रोज़ा डामेसिना जो होता है प्लांट, उसमें जो है चिलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि यहाँ पे फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीकन डेजी, बर्बेटॉन डेजी एंड ट्रांसवर्ल डेजी आर कॉमन नेम ऑफ। तो इसमें से गिवन प्लांट्स में जो है कौन सा जो है कॉमन नेम है, अफ्रीकन डेजी, बर्बेटॉन डेजी एंड ट्रांसवर्ल डेजी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरबेरा। जो गरबेरा है इसी का कॉमन नेम है अफ्रीकन डेजी, बर्बेटॉन डेजी एंड ट्रांसवर्ल डेजी। तो जो फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन जो है गरबेरा का उन्होंने दिया था जेडी हुकर ने इन कर्टिस बॉटनिकल मैगजीन इन 1889, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो गरबेरा जैमसोनी है साउथ अफ्रीकन स्पीशीज, जिसको हम लोग ट्रांसवर्ल डेजी भी बोलते हैं, बर्बाडॉन डेजी भी बोलते हैं, गरबेरा भी बोलते हैं और अफ्रीकन डेजी भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्क्राइब किया था इन कर्टिस बॉटनिकल मैगजीन में, तो जेडी हुकर, कौन सी ईयर में, तो 1889 वाले ईयर में। ये जो गरबेरा ये फैमिली एस्ट्रेसी से बिलोंग करता है, या फिर हम लोग कंपोजिटी भी बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गरबेरा है इसका साइंटिफिक नेम है गरबेरा जैनसोनी, और ये कंपोजिटी या फिर एस्ट्री से बिलोंग करता है। यहाँ पे जो क्लाइमेट इसको रिक्वायर होता है वो कम से कम जो है डे टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और नाइट टेम्परेचर 12 टू 16 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, सो दैट की जो ये गरबेरा प्लांट है ये अच्छे से ग्रो हो। इसके अलावा जो प्रोडक्शन होती है क्वालिटी फ्लावर्स की, उनको रिक्वायर होती है शेड हाउस जो कि 15% और या फिर नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस की जो है जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो इसका जो सीज़न है वो हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो सॉइल रिक्वायरमेंट होता है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, रिच लाइट न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल भी चलेगा। इसका जो पीएच रेंज होता है वो 5.5 से 7 तक जो है वैरी कर सकता है।
यहाँ पे प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं गर्बेरा प्लांट का, तो यहाँ पे जो है कॉमर्शियली प्रोपोगेट होता है थ्रू डिवीजन ऑफ सर्कल्स या फिर टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन कौन से वेराइटीज के हैं गर्बेरा के, तो यहाँ पे आ जाता है एक टीएनयू वेराइटीज जिसको बोल सकते हैं YCD1 YCD2, ये जो है टीएनयू वेराइटीज है। इसके अलावा जो रेड में आता है रूबी रेड, संगारिया, रोजालीन, सैल्वाडोर, पिंक एलिगेंस, कैरिडिया, गोलियाथ, मैरासोल, ये सब जो है वेराइटीज है गर्बेरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म ऑफ ISOH। तो ISOH का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। तो आपको याद रखना है कि ISOH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ISOH का फुल फॉर्म होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विंटरिंग इज यूज टू। तो जो ये विंटरिंग है ये क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंड्यूस फ्लावरिंग। जो विंटरिंग है ये मेनली यूज करता है सो कि जो है वहाँ पे हम लोग फ्लावरिंग जो प्रोसेस होता है उसको इंड्यूस कर सकें। एक होता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन मतलब जो है ये लैटिन वर्ड से जो है डिराइव हुआ है, तो उसको बोलते हैं वर्निस, मतलब कि स्प्रिंग। तो वहाँ पे भी जो है वर्नलाइजेशन क्या होता है कि हम लोग प्लांट्स के फ्लावरिंग प्रोसेस को जो है इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजरिंग द प्रोलॉन्ग कोल्ड या फिर विंटर, जो कि एक तरह का आर्टिफिशियल इक्विवेलेंट भी माना जाता है। तो आप जो विंटरिंग यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या कह रहा है विंटरिंग, मतलब यही कि कह रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग कोल्ड या फिर विंटर टेम्परेचर है, मतलब एक्सपोजर कर रहे हैं विंटर कोल्ड टेम्परेचर को, सो दैट कि वहाँ पे क्या हो कि यहाँ पे फ्लावरिंग प्रोसेस इंड्यूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, डैश आर आइडियल प्लांट फॉर जेरीस्केपिंग। जेरीस्केपिंग के लिए कौन कौन से प्लांट्स जो है वो आइडियल होंगे, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे कैक्टाई एंड अगेव, जूनिपर एंड थूजा एंड लेवेंडर, ये सब जो प्लांट है यहाँ पे हम लोग जेरीस्केपिंग के लिए सुटेबल है। जेरीस्केपिंग होता क्या है, तो जेरीस्केपिंग एक प्रोसेस है लैंडस्केपिंग का या फिर गार्डनिंग का, जहाँ पे जो है ये रिड्यूस कर देता है या फिर एलिमिनेट करता है नीड ऑफ इरिगेशन। मतलब अगर यहाँ पे इरिगेशन नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तभी ये ऐसे प्लांट्स जो है यहाँ पे ये जिंदा रह सकते हैं। ये जो है उस रीजन में प्रमोट किया था जेरीस्केपिंग जहाँ पे जो है किसी भी एरिया को एक्सेस नहीं है या फिर बहुत प्लेंटीफुल या फिर रिलायबल सप्लाईज नहीं है फ्रेश वाटर का, और ये जो है काफ़ी एक्सेप्टेंस पाया गया है इन द रीजन जहाँ पे इरिगेशन वाटर जो है वो काफ़ी लिमिटेड है उस एरिया में, और वैसा क्लाइमेट है जहाँ पे मतलब वो पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जेरीस्केपिंग जो है काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है टू द वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल गार्डनिंग, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23 नंबर, जर्नल ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय। जो जर्नल है हॉर्टिकल्चर, जो जर्नल है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का, ये कौन पब्लिश करता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। तो आपको ध्यान रखना है कि जर्नल होता है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर का, ये पब्लिश करता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। और इसके साथ ही साथ डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग जो है, और या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ये भी जो है यहाँ पे हेल्प करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है जो जर्नल होता है वो पब्लिश होता है क्वार्टरली, कौन कौन से मंथ में, तो जनवरी से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक, मतलब एक साल में जो है ये चार बार जो है ये जर्नल पब्लिश होता है। कौन जर्नल, तो जर्नल ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। और जो जर्नल है ये प्रोवाइड किया जाता है फ्री में सभी मेंबर्स को, जो भी मेंबर्स है इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर को, वो लोगों को जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ISOH इज डिवीजन ऑफ। तो ISOH जो है वो किसका डिवीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IARI। IARI का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो जर्नल ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर है वो ऑफिशियली पब्लिकेशन होता है, पब्लिकेशन है इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, डिवीजन ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप ऐसा कह सकते हैं जो ISOH है वो डिवीजन है IRI का, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 25, जेरीस्केपिंग कैन रिड्यूस वाटर यूज बाय। जो जेरीस्केपिंग है ये वाटर जो वाटर यूज है ये कितने परसेंटेज से रिड्यूस कर सकता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 to 75%। तो जेरीस्केपिंग जो है ये वाटर यूज को रिड्यूस कर सकता है बाई 50 to 75%। जेरीस्केपिंग क्या होता है, तो जेरीस्केपिंग एक प्रैक्टिस है लैंडस्केपिंग का जहाँ पे स्लो ग्रोइंग ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट्स जो है यूज किया जाता है सो कि कंजर्व करते हैं वाटर को और जो यार्ड लिमिट्स को रिड्यूस करते हैं। इसके साथ ही साथ जो है ये क्या करता है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है लैंडस्केप को, यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया जाता है सो कि जो है अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो है इनको कम जरूरत पड़े और ये जो है कम अमाउंट में पानी में भी जो है ये जिंदा रह सके।
डेजर्ट एरिया जैसे कि फियोनिक, डेजर्ट एरिया जो रहता है वहाँ पे जैसे प्लांट फियोनिक्स एरिजोना जो रहता है, ये सब जो है डेजर्ट है। डेजर्ट कैसे डेजर्ट, तो फियोनिक्स एरिजोना जो है वहाँ पे जो है ज़ेरीस्केपिंग अलाउ किया जाता है, और गार्डनर्स जो है वहाँ पे प्लांट करते हैं नेटिव ज़ेरोफाइट जैसे कि ऑक्टोलिया प्लांट। वहाँ पे जो है सपोर्टर्स ऑफ ज़ेरीस्केपिंग जो ऐसा कहते हैं कि जो 50 से 75% जो है वाटर यहाँ पे वाटर यूज़ को रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा पानी भी बचता है, और इससे ज़्यादा हमारा जो पैसा वो भी बचता है। जो वाटर है उसको हम लोग कहीं और डाइवर्ट करके जो मोर यूजफुल प्लांट्स है वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे प्लांट जहाँ पे वो रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे उस एरिया में पानी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे जो है प्लांट्स को हम लोग वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जरी स्केपिंग क्या होता है, तो एक ऐसा मेथड है गार्डन डिजाइन का जो इन्वॉल्व करता है ऐसा प्लांट को चूज करना जो कि मेंटेन कर सकते हैं विद अ लिटिल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है, जेरी स्कीपिंग रेफर्स टू। तो जेरी स्कीपिंग किसको बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिड लैंडस्केपिंग। तो जेरी स्कीपिंग मतलब कि ऐसा लैंडस्केप वहाँ पे हम लोग जो प्लांट्स जो कर रहे हैं उनको कम पानी जरूरत होता है, जैसे कि एरिड एरियाज। एरिड एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे जो पानी का जो लेवल है वो काफी कम रहता है, और वहाँ पे ऐसे प्लांट्स ग्रो होते हैं जहाँ पे वो लिटिल वाटर में भी जो है सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27, फ्लावर ब्रैक्ट्स आर। जो फ्लावर ब्रैक्ट्स है वो क्या होते हैं, किस चीज़ के मॉडिफिकेशन जो है ब्रैक्ट्स में देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉडिफाइड लीव्स। जो फ्लावर ब्रैक्ट्स होते हैं ये मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड लीफ होते हैं जो कि एसोसिएट रहता है विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस या कॉर्न स्केल से। जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो ऑफन जो है डिफरेंट रहता है फ्रॉम द foliage लीव्स। आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रैक्ट्स है एक तरह का मॉडिफाइड लीव्स है जो कि प्रेजेंट रहता है बेस ऑफ फ्लावर्स या फिर फ्लावर स्टॉक में। कुछ के पास जो है हाईली कलर्ड या रिसेंबल पेटल्स रहते हैं, जैसे कि रेड पेटल्स देखने को मिलता है इन पॉइंसेट, या ब्रैक्ट्स जो है सराउंड करते हैं विद स्मॉल येलो फ्लावर्स। इसके अलावा जो ब्रैक्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, जो डिपेंड करते हैं उनके फंक्शन क्या है, जैसे कि ये इंक्लूड करते हैं इनवॉकुलर ब्रैक्स जो कि परफॉर्म करते हैं एन इन्फ्लोरेसेंस, जो कि फॉर्म एन इन्फ्लोरेसेंस इन वॉल्कर, जो कि अरेंज रहता है इन अ होल्ड। एक होता है एपिकैलिक्स जो कि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा होल्ड ऑफ ब्रैक्स अराउंड द कैलिक्स ऑफ फ्लावर शो करते हैं। एक और होता है स्पेथ ब्रैक जो कि पेयर ऑफ लार्ज ब्रैक्स दैट अपीयर एज अ शीट अराउंड द फ्लावर्स ऑफ पाल्म आयरम्स, और जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स सर की पॉलिनेशन प्रोसेस हो सके। Next question 28 number. Dash and dash are known for their colorful bracts. तो कौन से प्लांट है जो कि कलरफुल ब्रैक्ट के लिए जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोगनविला एंड पॉइंसेटिया। तो जो बोगनविला एंड पॉइंसेटिया के जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कलरफुल से हेल्प क्या मिलेगा कि जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे पॉलिनेशन प्रोसेस काफी अच्छे से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप लोग कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आईसीआर जेआरएफ एग्जाम्स, एएसआरबी नेट एग्जाम्स, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड अदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स, स्टेट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एएचओ डीएचओ एग्जाम्स, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, एफएसएसआई रिलेटेड ऑल एग्जाम्स, एफसीआई एजीएम, एफसीआई एजी3, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम, IBPS CFO exam, NABARD exam, RRB Agriculture Officer exam, Fisheries exams, Forestry exam, State Assistant Engineer या Junior Engineer Agriculture exams, DDA, DSSB SO हॉर्टिकल्चर एग्जाम या मैनी मोर एग्जाम। तो ये कोर्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप इस कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे ई बुक्स या फिर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें आपको वीडियो सेशंस मिलेंगे, यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स भी इंक्लूडेड रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड रहेंगे, और आप जो यहाँ पे है टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जिससे आप एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं। इसी के साथ आपको मिलेगा फ्री इंटरव्यू गाइडेंस, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई अदर एग्रीकल्चर या अलाइड फील्ड की किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडिया के सभी स्टेट्स के एग्रीकल्चर अलाइड एग्जाम्स के कोर्स जो है अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ऐप से कोर्स को बाई कर सकते हैं। आई होप आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा और वहाँ से जो है आप कोर्स परचेज करिएगा। कोर्स अगर आप लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप काफ़ी अच्छे से जो है एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म से जो है काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो। चलिए अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रोन ओनली फॉर फॉलेज। तो कौन सा जो प्लांट है उसको हम लोग ग्रो करते हैं ओनली फॉर द फॉलेज पर्पस, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचिया। जो कोचिया प्लांट है इसको जो मेनली ग्रो करते हैं फॉर द फॉलिएज पर्पस।
जो कोचिया है ये वाइडली ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल एनुअल एंड अ फॉरेस्ट क्रॉप बाय द फार्मर्स। मेनली यहाँ पे साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में जो ये काफ़ी फेमस है। इसके साथ ही साथ जो कोचिया है ये क्या है, काफ़ी टॉलरेंट रहता है ड्रॉट से। ये यूजली ग्रो करता है वेल जहाँ पे जो है कोई भी प्लांट नहीं ग्रो कर सकता, वहाँ पे जो कोचिया ग्रो कर सकता है। इसको पुअर मैंस अल्फा अल्फा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रो करता है विद लिटिल केयर या फिर एक्सपेंस या फिर मेंटेनेंस। इसको बहुत कम केयर या एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा खर्चीला नहीं है और कम मेंटेनेंस में भी चाहिए, अच्छा से ग्रो कर जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोचिया को पुअर मैंस अल्फा अल्फा। ये जो है काफ़ी रेजिस्टेंट है मोस्ट ऑफ द डिजीज से, इंसेक्ट पेस्ट से, और ये जो है इसको रेयरली कभी इसको किसी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड की जरूरत पड़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कोचिया है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पुअर मैंस अल्फा अल्फा भी कहते हैं। जो सीड रहते हैं कोचिया को, उसको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये इसके जो सीड्स रहते हैं वो काफ़ी टफ रहते हैं और रफ रहते हैं, ट्रायंगुलर अपीयरेंस के रहते हैं। तो ये जो है इसके कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 30 नंबर, अकेशा मॉडेस्टा इज अ। जो अकेशा मॉडेस्टा है ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉपियरी। जो अकेशा मॉडेस्टा एक तरह का टॉपियरी है। टॉपियरी क्या होता है, तो टॉपियरी मतलब एक आर्ट ऑफ ट्रेनिंग है जहाँ पे प्लांट्स को जो है डिफरेंट शेप्स दिया जाता है, और ये एक तरह का आर्ट है जहाँ पे जो है स्कल्पचर्स क्रिएट किए जाते हैं बाय क्लिपिंग द ट्रीज श्रब्स एंड सब श्रब्स। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट यूज किया जाता है टॉपियरी, वो कैसे होता है, ग्रीन एवरग्रीन रहते हैं और उनके पास जो स्मॉल लीव्स रहता है, और नीडल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं द डेंस फॉलिएज, और कॉलमनार ग्रोथ हैबिट जो है वो शो करता है। जो सुटेबल प्लांट्स रहते हैं टॉपिक के लिए वो कौन कौन से प्लांट रहते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा डुरांटा पुलमेरी, सस्बेनिया इजिप्टिका, या फिर इंगना डुल्कस, या अकेशा मॉडेस्टा, या फिर मूडी पैनिकुलाटा। जो संबेल लेई स्केपिल है जो कि मणिपुर में जो है, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट टॉपियरी है। इसका जो प्रेजेंट हाइट है वो 18.6 मीटर है, या फिर 61 फीट है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो संबन लेई स्केपिल है जो कि मणिपुर में प्रेजेंट है, वो क्या है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट टॉपियरी है। हाइट क्या है इसका, तो 18.6 मीटर हाइट है, या फिर 61 फीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर, ट्यूब रोज इज कल्टिवेटेड फॉर। जो ये ट्यूब रोज है इसको किस चीज़ के लिए कल्टीवेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो ट्यूब रोज है इसको हम लोग कट फ्लावर के लिए भी यूज करते हैं, एसेंशियल ऑयल या फिर लूज फ्लावर्स के लिए भी जो है कल्टीवेट करते हैं। ट्यूब रोज का साइंटिफिक नेम है पॉलियांथस ट्यूबरोसा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल ऑर्नामेंटल बल्बस फ्लावरिंग प्लांट है जो कि कल्टीवेट किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर्स स्पाइक्स। ये इसको पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं रजनीगंधा या फिर निशिगंधा। ये फैमिली एमारडेसी से बिलोंग करता है और ये नेटिव है मैक्सिको का। जो ट्यूब रोज है ये एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल कट एज वेल एज लूज फ्लावर क्रॉप है, और इसके जो फ्रैग्रेंस होते हैं वो काफ़ी प्लीजेंट होते हैं, और ये लॉन्गर वास्ट लाइफ ऑफ स्पाइस जो है शो करता है। इसमें जो है हायर रिटर्न्स मिलता है, अगर फार्मर्स को उगाते हैं और इसको बेचते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, और इसके पास जो है वाइड एडेप्टेबिलिटी रहती है, और जो है कि वैरी करती है क्लाइमेट के साथ एंड सॉइल के साथ। इसका जो एस्थेटिक वैल्यू वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसका जो ब्यूटी एंड फ्रेगनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लावर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं, एलिगेंट रहते हैं इन अपीयरेंस विद अ स्वीट फ्रेगनेंस। और इसको इसमें क्या होता है कि हम लोग एरोमेटिक ऑयल भी जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्रैगनेंट वाइट फ्लावर्स। तो जो एसेंशियल ऑयल है एरोमेटिक ऑयल से, उसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके फ्रैगनेंट वाइट फ्लावर्स है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो ट्यूबरोज है ये ब्लूम करता है थ्रू आउट द ईयर, और ये क्लस्टर्ड स्पाइक्स जो कि रिच इन फ्रैगनेंस रहते हैं, या फिर फ्लोरल्स आर स्टार शेप, वैक्सी एंड लूजली अरेंज ऑन स्पाइक। और ये जो है कम से कम 30 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ जा सकता है, इसके स्पाइक्स का जो लेंथ है। जो फ्लावर है काफ़ी पॉपुलर रहता है फॉर द स्ट्रॉन्ग फ्रैगनेंस, और ये एसेंशियल ऑयल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सो दैट कि हाई ग्रेड परफ्यूम से इससे बन सके। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 32 नंबर, द दिस ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द फ्लावर साइज ऑफ जेरेनियम एंड एक्सलेट फ्लावरिंग इन साइक्लामेन। तो ऐसा कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि फ्लावर साइज को इंक्रीज कर देता है इन जेरेनियम प्लांट एंड फ्लावरिंग को एक्सलेट कर देता है इन साइक्लामेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिबर्लिक एसिड। जो गिबरेलिक एसिड है ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, इसके साथ ही साथ इसको हम लोग बेडिंग प्लांट्स में भी यूज करते हैं, एनुअल एंड पेरेनियल पॉटेड क्रॉप्स, फील्ड ग्रोन ऑर्नामेंटल्स, बल्ब क्रॉप, ये सब में जगह यूज करता है, और इसको थोड़ा लो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूशन वे में यूज करते हैं, और ये जो है फॉलोड एप्लीकेशन से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, द जीनस एंड स्पीशीज नेम ऑफ द कार्नेशन इज। तो मेनली यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कार्नेशन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जीनस एंड स्पीशीज पूछ रहा है, तो जीनस एंड स्पीशीज जो है कार्नेशन का क्या होगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायंथस कैरियोफाइलस। तो ऐसा कह सकते हैं जो कार्नेशन है इसका साइंटिफिक नेम है डायंथस कैरियोफाइलस।
ये जो फैमिली है कैरियोफाइलेसी से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन क्या है? तो कार्नेशन का ओरिजिन है फ्रांस। इसमें 2n30 क्रोमोसोम नंबर देखने को मिलता है। एक क्वांटिटेटिवली जो है ये कार्नेशन एक तरह का लॉन्ग डे प्लांट है। ये कूल सीजन क्रॉप है। यहाँ पे जो आइडल टेम्परेचर कम से कम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होती है। ये यहाँ पे जो हम लोग तीन मेन प्रैक्टिस करते हैं। पिंचिंग जो है, डिसबडिंग एंड स्टेकिंग यहाँ पे जो है कॉमनली किया जाता है। पिंचिंग एंड डिसबडिंग जो है ये रेगुलर प्रैक्टिस किया जाता है कार्नेशन में। और स्टेकिंग में हम लोग करते हैं। स्टेकिंग मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो प्री कंडीशनिंग जो होती है कट फ्लावर की, वो हम लोग करते हैं AgNO3 सोल्यूशन में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सो दैट कि जो हम लोग इथाइलिन इंजरी को अवॉइड कर सकें और इसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। यहाँ पे जो स्टोरेज टेम्परेचर था वो होता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। और जो सिम कार्नेशन होता है उसके पास जो है ग्रेट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। जो सिम ग्रुप है वो उसको जो है रेगुलर पिंचिंग चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन ग्रोइंग ऑर्चिड अ हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो अगर हम लोग ऑर्चिड को ग्रो कर रहे हैं तो हाइग्रोमीटर क्यों चाहिए होगा, किस चीज़ को मेजर करने के लिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमिडिटी। तो जो हाइग्रोमीटर है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक होता है साइक्रोमीटर जो कि एग्जाम्पल है हाइग्रोमीटर का है। जो साइक्रोमीटर है वो यूज करता है दो थर्मोमीटर, जिससे वो मेजर करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक मेजर करता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और दूसरा जो है मेजर करता है वेट बल्ब टेम्परेचर। और जो ह्यूमिडिटी रहती है वो मेजर होता है द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोमीटर ये ऑपरेट करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस में, जैसे दैट अ सॉलिड बॉडी जो है डिस्प्लेस करता है अपना ओन वेट विद इन अ लिक्विड इन विच इट फ्लोट्स। और जो पायरोमीटर है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है टेम्परेचर रिमोटली बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट। मतलब बिना कॉन्टैक्ट में जो पायरोमीटर जो टेम्परेचर वो नाप लेता है। कैसे नापता है? तो बाई मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेडिएशन निकल रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, उसके हेल्प से जो है पायरोमीटर टेम्परेचर नाप लेता है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो पायरोमीटर है वो टेम्परेचर मेनली मेजर करता है, और जो हाइड्रोमीटर है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को भी ये मेजर कर सकता है। और हाइग्रोमीटर क्या करता है? हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोमीटर है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेंटेन करता ये मेजर करता है। जो पायरोमीटर है वो टेम्परेचर मेजर करता है, और जो हाइग्रोमीटर है वो ह्यूमिडिटी मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। मैरीगोल्ड सीड विच फेल्स टू इमर्ज और सीडलिंग विच डाई सून आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम वेट सॉइल आर द रिजल्ट ऑफ। तो जो मैरीगोल्ड प्लांट है, मैरीगोल्ड सीड है, वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, और जो सीडलिंग है वो तुरंत मर जाता है जैसे ही वो इमर्ज करता है फ्रॉम द वेट सॉइल। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डैम्पिंग ऑफ। तो यहाँ पे मैरीगोल्ड का डैम्पिंग ऑफ के होने की वजह से जो है सीड जो है इमर्ज नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे सीडलिंग जो है तुरंत मर जा रहा है जैसे ही वो वेट सॉइल से इमर्ज करता है। तो चलिए थोड़ा सा मैरीगोल्ड के बारे में जान लेते हैं। जो मैरीगोल्ड है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका दो तरह का मैरीगोल्ड देखने को मिलता है। एक होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, एक होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड। जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड है इसका साइंटिफिक नेम है टैगेटस इरेक्टा। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n24। एक है फ्रेंच मैरीगोल्ड, इसका साइंटिफिक नेम है टैगेटस पटुला, जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n48। और मैरीगोल्ड को हम लोग रोज ऑफ इंडीज भी बोलते हैं। ये फैमिली कंपोस्टी से बिलोंग करता है, और ये मैरीगोल्ड जो है नेटिव है मैक्सिको का। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो चाहिए होता है। और जो सीड रेट होता है वो 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर जो है सीड चाहिए होता है फॉर द मैरीगोल्ड प्रोडक्शन इन अ फील्ड। और जो SPS राघवा साइंटिस्ट है वो एसोसिएट करते हैं विद द मैरीगोल्ड। जो पूसा बसंती है ये एक तरह का ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है मैरीगोल्ड का। इसके अलावा जो पिंचिंग होता है वो रेनी क्रॉप में जो है वो बेनिफिशियल रहता है, सो दैट कि हम लोग अवॉइड कर सके वाटर लॉगिंग को। जो सीडलिंग है वो रेडी होता है फॉर द प्लांटिंग 1 मंथ आफ्टर सोइंग। अगर हम लोग अगर हम लोग सोइंग करते हैं मैरीगोल्ड का तो 1 महीने के बाद जो है ये सीडलिंग जो है रेडी होता है फॉर द प्लांटिंग। और जो मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है ना अफ्रीकन मैरीगोल्ड, वो होती है ड्यू टू द फीमेल कैरेक्टर। और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी देखने को मिलता है मैरीगोल्ड में, काफ़ी कॉमन है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसके अलावा जो मैरीगोल्ड है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इन द गजरा। ये ध्यान रखना है कि गजरा में हम लोग जो है मैरीगोल्ड यूज़ नहीं करते हैं। और मैरीगोल्ड एक तरह का क्या है, हर्बेशियस प्लांट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रोटेंडरी टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये मैरीगोल्ड में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर। अफ्रीकन वॉयलेट्स आर टिपिकली प्रोपोगेटेड बाय। जो अफ्रीकन वॉयलेट प्लांट है ये कैसे प्रोपोगेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीफ कटिंग्स। तो जो अफ्रीकन वॉयलेट है ये इजीली प्रोपोगेट होता है बाय द लीफ कटिंग। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक फॉर्म हेल्दी लीफ जो है उसको कट कर देते हैं विद अ शार्प नाइफ। यहाँ पे जो है 1 से 1.5 इंच ऑफ द लीफ स्टेम पेटियोल प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे जो है ये लीफ ब्लेड से अटैच रहता है। उसके बाद जो है इसको हम लोग पॉट में डाल देते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे मॉइस्चर कर देते हैं विद 50:50 मिक्सचर ऑफ वर्मी क्लाइड एंड कोर सैंड।
इस तरीके से जो हम लोग प्रोपोगेशन कर सकते हैं अफ्रीकन वॉलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। ऑल्दो टेक्निकली नॉट इंसेक्ट दीज टाइनी पेस्ट कैन वर्क हैवॉक ऑन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसको हम लोग टेक्निकली इंसेक्ट तो नहीं बोलेंगे, पर ये टाइनी पेस्ट रहते हैं, ठीक है, टाइनी पेस्ट रहता है जो कि एक हैवॉक क्रिएट कर देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो ये कौन सा ऐसा पेस्ट है? आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रेड स्पाइडर माइट्स। जो रेड स्पाइडर माइट्स है ये एक तरह का क्या है, गार्डन पेस्ट है जो इफेक्ट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स को, और ये मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करते हैं एजिलियस एंड कैमिलियास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर। द प्रिंसिपल ऑफ टोटल कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन अरेंजमेंट विद ईच अदर इज टर्म। तो ऐसा प्रिंसिपल जहाँ पे टोटल कंपैटिबिलिटी जो रहती है टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अरेंजमेंट की, वो एक तरह से वो रिलेटेड रहती है विद ईच अदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर जाएगा ऑप्शन सी, हार्मोनी। तो हार्मोनी मतलब क्या होता है? ये एक तरह का ओवरऑल इफेक्ट है, वेरियस फीचर्स यहाँ पे स्टाइल कलर स्कीम्स ऑफ द टोटल सीन जो प्रेजेंट रहता है। ये यहाँ पे जो है यहाँ पे ये शो करता है कि जो ब्यूटी रहती है वो जो है एविडेंट रिलेशनशिप दिखाती है ऑफ ऑल दी पार्ट्स ऑफ द थिंग ऑब्जर्व। इसके अलावा जो आर्ट प्रिंसिपल्स आते हैं उसमें आ जाता है रिदम, बैलेंस, एक्सेप्ट और एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट, प्रोपोर्शन, हार्मोनी, एक्सेस, विस्टा। ये सब जो है आर्ट प्रिंसिपल्स हैं। और ये भी जो है हार्मोनी जो है ये भी आर्ट आर्ट प्रिंसिपल्स में ही इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। फोकस इज अ फ्लोरल डिजाइन रेफर्स टू। जो फोकस होता है फ्लोरल डिजाइन में उसका डेफिनेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर साइड टू द सेंट्रल पॉइंट। जो फोकस होता है इन द फ्लोरल डिजाइन वो एक तरह का अट्रैक्शन पॉइंट रहता है जो कि ऑब्जर्वर आई को जो है अट्रैक्ट करता है सेंट्रल पॉइंट के। तो वही कह रहा है कि फोकस जो होता है फ्लोरल डिजाइन में वो हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो अट्रैक्शन होता है ऑब्जर्वर आई का वो रहता है टू द सेंट्रल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। अ प्रोसेस यूज्ड बाय ग्रोअर्स। ठीक है, अ प्रोसेस यूज्ड बाय ग्रोअर्स टू प्रोड्यूस वेल ब्रांच कॉम्पैक्ट प्लांट्स विद मेनी फ्लावर्स इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस रहता है जो कि ग्रोअर्स यूज करते हैं सर कि हम लोग वेल ब्रांच कॉम्पैक्ट प्लांट्स को जो है ग्रो कर सके विद मेनी फ्लावर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पिंचिंग। तो पिंचिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? टर्मिनल ग्रोइंग पोर्शन ऑफ द स्टेम को रिमूव कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि ये प्लांट हाइट को रिड्यूस कर देता है और ये प्रमोट करता है एक्सिलरी ब्रांचेस को। अगर हम लोग टाइमली और जो टाइम एंड सीवियरिटी होती है पिंचिंग की वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो है वैरायटी हम लोग प्लांट मतलब यूज कर रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेनली जो अगर हम लोग को अरेस्ट करना है टॉल ग्रोथ, अगर हम लोग को अरेस्ट करना है मतलब उसके ग्रोथ को जो है रोक देना है, तो क्या करेंगे? सिंपल प्रोसीजर है कि हम लोग वहाँ पे पिंचिंग करेंगे। इसको हम लोग स्टॉपिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या करता है, ओनली सॉफ्ट वेजिटेटिव शूट की 1.5 से 3 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग को रिमूव कर दिया जाता है। और जो पिंचिंग है ये मेनली सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है स्मॉल फ्लावर ट्राइजेंथेमम में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो पिंचिंग है ये ट्राइजेंथेमम प्लांट में जो है मेनली करने को मिलता है। और दो तरह का पिंचिंग होता है, सॉफ्ट पिंचिंग एंड हार्ड पिंचिंग। सॉफ्ट पिंचिंग में क्या होता है कि टॉप सॉफ्ट टिप्स ऑफ द शूट अलॉन्ग विद 2-3 ओपन लीव्स जो है यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और जो हार्ड पिंचिंग होता है यहाँ पे जो है लॉन्गर पोर्शन जो है आप द हार्ड शूट को जो है रिमूव कर देता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर। इफ अ ह्यू इज डायल्यूटेड विद ग्रे द रिजल्टिंग कलर इज कॉल्ड। तो क्या कर रहा है? अगर ह्यू जो है, अगर ह्यू जो है अगर उसको डाइल्यूट कर देते हैं विद अ ग्रे कलर, तो उसको रिजल्टिंग कलर क्या होगा? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोन। टोन जो है ये प्रोड्यूस होता है either by मिक्सिंग अ कलर विद अ ग्रे और बाय बोथ टिंटिंग या शेडिंग। तो अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं कोई भी कलर को ग्रे से, तो वहाँ पे जो है टोन कलर प्रोड्यूस होगा। शेड का प्रोड्यूस होगा, तो शेड जो है वो मिक्सचर है विद अ ब्लैक जो कि इंक्रीज कर देता है डार्कनेस को। इसके बाद जो टिंट है वो क्या होता है? तो टिंट जो है ये मिक्सचर है कलर विद द वाइट जो कि इंक्रीज करता है लाइटनेस को। और जो बोथ प्रोसेस है टिंट एंड शेड ये इफेक्ट करते हैं रिजल्टिंग कलर मिक्सचर रिलेटिव सैचुरेशन को। अ, इसके अलावा जो अगर हम लोग न्यूट्रल कलर को अगर मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? अगर जैसे कि ब्लैक ग्रे वाइट, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग वहाँ पे क्रोमा जो है रिड्यूस हो जाएगा या फिर जो कलरफुलनेस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और ह्यू क्या होता है? तो ह्यू जो है ये रिलेटिव मिक्सचर है रेड ग्रीन ब्लू कलर का, जो कि डिपेंड करता है कलर स्पेस में, जो कि रिमेन अनचेंज, मतलब कि वो अनचेंज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भिकुस विवेक इज अ। तो भिकुस विवेक क्या है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, जियान डेकोरेटिव वैरायटी ऑफ डालिया। तो जो भिकुस विवेक है एक तरह का जियान डेकोरेटिव वैरायटी है किसका? तो डालिया का। डालिया ये एक तरह का ट्यूबरस रूटेड पेरेनियल्स है जहाँ पे पिनाटली डिवाइडेड लीव्स रहते हैं और ये फ्लावर हेड जो है वो शॉबी रहता है। यहाँ पे जो है
कभी कभी जो डालिया था वो डबल रहता है मेनी कल्टीवर्स, जिसकी समर एंड ऑटम, मतलब समर एंड ऑटम में दोनों टाइम में जो है इसको ग्रो कर सकते हैं। जो डालिया ये मेनली एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसका फैमिली क्या है, तो एस्ट्रेसी। और इसका कल्टीवर किस कल्टीवर की बात करें तो भिक्खुस विवेक कल्टीवर के बारे में बात करना है। ये मेनली क्या है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और जो फ्लावर साइज रहता है इसका, तो ये कितना रहता है, जियांट रहता है। जो भिक्खुस विवेक है इसका फ्लावर साइज कितना रहता है, तो काफी ज्यादा बहुत बड़ा रहता है, ओवर 10 इंचेस या फिर 250 मिलीमीटर डायमीटर का देखने को मिलता है। यहाँ जो है रेड या डार्क रेड ब्लू कलर जो रहता है फ्लावर का कलर, वो कौन सा रहता है, तो रेड या डार्क रेड। और यहाँ पे जो हाइट रहती है प्लांट की वो 36 to 48 इंच रहती है, यानी कि 90 to 120 सेंटीमीटर। और जो स्पेसिंग रहता है वो 45 to 60 सेंटीमीटर जो है वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज टॉपल एंड बड रॉट डिसऑर्डर। तो कौन सा प्लांट जो है वहाँ पे टॉपल डिसऑर्डर एंड बड रॉट डिसऑर्डर शो करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लैडियोलस। जो ग्लैडियोलस है यहाँ पे जो टॉपल एंड बड रॉट डिसऑर्डर दिखाता है, ये बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता है। इसके अलावा जो है आपको ग्लैडियोलस में ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। ब्लाइंडनेस जो अनफेवरेबल टेम्परेचर की वजह से होता है। इसका एक नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो होता है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो है ग्लैडियोलस में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। लीलियम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि जो लीलियम है यहाँ पे किस टाइप के डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो लीलियम में जो है मेनली लीफ स्पॉच देखने को मिलेगा, जो कि मैंगनीज एमिनो डेफिशिएंसी से हो सकता है। एक बर्ड ब्लास्ट देखने को मिलेगा। कार्नेशन, तो कार्नेशन में किस तरह की फिजिकल किस तरह के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो है कैलिक स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा या फिर स्लैब साइड देखने को मिलेगा। कैलिक स्प्लिटिंग जो है, अगर नाइट का टेम्परेचर जो है अगर 10 डिग्री से नीचे गिर जाता है तो वहाँ पे जो है कैलिक स्प्लिटिंग हो जाता है कार्नेशन में। एक होता है स्लैब साइड, यहाँ पे जो है ये कूल टेम्परेचर जो रहता है उसकी वजह से जो स्लैब साइड डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रोज। रोज में जो है बल्ब हेड देखने को मिलता है डिसऑर्डर। एक है बेंट नेक या फिर इसको लैम्प नेक भी बोलते हैं, जो कि स्टोरेज डिसऑर्डर है। तो एक और जो है वो स्लीपीनेस देखने को मिलता है रोज में। ऐसा क्यों होता है, ये इथाइलिन इंजरी की वजह से होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के समय जो है ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44 नंबर। रजत रेखा एंड स्वर्ण रेखा इज अ वैरायटी ऑफ। तो जो रजत रेखा एंड स्वर्ण रेखा है ये मेनली किसका वैरायटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूब रोज। तो ट्यूब रोज का वैरायटी है रजत रेखा एंड स्वर्ण रेखा। जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, उन्होंने ये डेवलप किया है दो वेरिगेटेड वैरायटीज रजत रेखा एंड स्वर्ण रेखा। किसके हेल्प से, तो गामा रेडिएशन के हेल्प से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो रजत रेखा एंड स्वर्ण रेखा ये गामा रेडिएशन के हेल्प से डेवलप किया है, किसके द्वारा, तो नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। जो रजत रेखा है, रजत रेखा जो सिंगल फ्लावर टाइप है, जहाँ पे सिल्वरी व्हाइट स्ट्रीक अलॉन्ग विद द मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड देखने को मिलेगा। इसके बाद ये म्यूटेंट इवॉल्व रहता है बाय रेडिएटिंग बल्ब्स ऑफ अ सिंगल फ्लावर कल्टीवर। यहाँ पे जो कंक्रीट कंटेंट देखने को मिलेगा विद 0.089%। स्वर्ण रेखा का थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं। स्वर्ण रेखा में जो है डबल फ्लावर टाइप है, जहाँ पे गोल्डन येलो स्ट्रीक्स देखने को मिलेगा अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ लीफ। ये जो है गामा रे इंड्यूस म्यूटेंट है, यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन कराया गया है क्लोरोफिल सिंथेसिस में, जो कि रिजल्ट आता है इन द चेंज इन लीफ कलर। यहाँ पे जो है लीफ कलर मेनली चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कंक्रीट कंटेंट रहता है वो 0.06% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन इज। तो इंग्लिश गार्डन का जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, लॉन। तो लॉन है, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट फीचर है इंग्लिश गार्डन का। इसके अलावा इंग्लिश गार्डन का और क्या फीचर्स आएंगे, तो यहाँ पे हर्बेशियस बॉर्डर प्रेजेंट रहेगा, जो कि डिस्कवर किया है बाय द विलियम रॉबिन्सन। तो आपको ध्यान रखना है कि एक फीचर है इंग्लिश गार्डन का, हर्बेशियस बॉर्डर, जो कि किसने डिस्कवर किया है, किस साइंटिस्ट ने, तो विलियम रॉबिन्सन ने। इसके अलावा आएगा कॉटेज गार्डन, जो डिस्कवर किया है जी जेकियल। इसका लॉन, रॉकरी, रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू जो है 1757 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी जो है इंग्लिश गार्डन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है एक रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी फॉर्म किया गया था 1804 में। और इसके अलावा जो है एक आता है चेल्सा फिजिकल गार्डन, ये भी जो है एक तरह का इंग्लिश गार्डन का एग्जाम्पल है। एक है इंडियन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, जो कि 1942 में जो है स्टैब्लिश हुआ था। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। वाटर लिली इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ। तो जो वाटर लिली है ये कहाँ का नेशनल फ्लावर है, तो वाटर लिली जो है ये बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर है। आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर लिली है ये नेशनल फ्लावर है बांग्लादेश का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है, तो लोटस। इंडिया एंड इजिप्ट का जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस। रोज का तो आ जाएगा इंग्लैंड, ईरान, मालदीव, लाओस, बल्गेरिया, पर्सिया, टर्की, यूएस।
इसके अलावा एक डालिया है, डालिया जो है ये नेशनल फ्लावर है मैक्सिको का, ब्लॉसम देखने को मिलेगा लीबिया का, हेबिस्कस है मलेशिया का, गोल्डन रोज है यूएसए का, कार्नेशन है स्पेन का, डैफोडिल है वेल्स का, लिली है इटली या कनाडा का, ट्यूलिप है नीदरलैंड या पोलैंड का, क्राइसैंथेमम है जापान का। ये सब कुछ कंट्रीज है उसके नेशनल फ्लावर के नेम्स है, आप इसको नोट डाउन करिए और रिवाइज करते जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर, बेनिफिट्स ऑफ रूफ गार्डन आर। तो रूफ गार्डन का बेनिफिट्स क्या है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग रूफ गार्डन को अगर हम लोग स्टैब्लिश करते हैं तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर कंट्रोल होगा, वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे ज़्यादा ठंडक देगा उस एरिया में, और जो अगर गर्मी जैसा जो रहेगा टेम्परेचर वो कंट्रोल होगा। हाइड्रोलॉजिकल बेनिफिट्स रहेगा, यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो है यहाँ पे मेंटेन, मतलब वाटर को यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। आर्किटेक्चर इन्हांसमेंट आएगी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देगा उस एरिया को, और जो है काफ़ी अच्छा देखने को अच्छा देखने में लगेगा। इसके अलावा जो है रूफ गार्डन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? इसके अलावा जो है ये कन्वर्ट कर देता है CO2 इमिशंस को, मतलब CO2 के जो अमाउंट है उसको कम कर देगा, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो है ये रिड्यूस कर देगा हीट ऑफ बिल्डिंग्स को, और यहाँ पे जो है जो कि काफ़ी जो है एनर्जी कॉस्ट करता है हीट को। अगर हम लोग एसी वगैरह यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अगर हम लोग वहाँ पे रूफ गार्डन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर कंट्रोल करेगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंसी घट जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये हैबिटाट क्रिएट करता है वाइल्ड लाइफ के लिए, ये एम्बियंट टेम्परेचर को जो है ये रिड्यूस करता है, और ये कैप्चर कर देता है, और रेन वाटर को ये हार्वेस्टिंग में हेल्प करता है, मतलब रेन वाटर को हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं और उसको फिर काफ़ी दूसरे चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये वाटर रन ऑफ को ये रिड्यूस करता है, और जो है इसका डिस्चार्ज को भी रोक देता है। मतलब वही है कि हम लोग रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, इसका रन ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, और हम लोग इसको स्टोर करके रख पाएंगे, और बाद में हम लोग इसको वाटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, पौधों में पानी दे सकते हैं। इसके बाद ये जो है ये लार्ज कैचमेंट एरिया जो है ये फॉर्म करता है, तो ये सब कुछ अदर्स बेनिफिट्स है रूफ गार्डन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर, विच इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ वाटर गार्डन। तो इसमें से जो है कौन सा जो है एसेंशियल फीचर है वाटर गार्डन का? आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पूल। जो पूल है ये एसेंशियल फीचर है वॉल गार्डन का, वाटर गार्डन का। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से जो कौन सा एसेंशियल फीचर है वाटर गार्डन का, तो जो पूल है ये एसेंशियल फीचर है वाटर गार्डन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर, इट इन विंडो गार्डनिंग। तो विंडो गार्डनिंग में तो हम लोग क्या क्या ग्रो कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो हम लोग ऑर्नामेंटल्स को ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एडिबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ हम लोग हर्ब्स प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो विंडो गार्डनिंग में हम लोग ऑर्नामेंटल्स को ग्रो कर सकते हैं, एडिबल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग हर्ब्स को भी जो है ग्रो कर सकते हैं, मतलब सभी टाइप ऑफ प्लांट्स को जो है हम लोग विंडो गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डिजीज ऑफ लॉन इंक्लूड्स। तो जो डिजीज होता है लॉन में वो क्या क्या इंक्लूड करता है? तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो लॉन है यहाँ पे जो है फेयरी रिंग डिजीज होता है, जो फेयरी रिंग होता है वो जो है काउज बाय द फंगस मरासमियस ऑर्डिनेंस, और एक होता है पेल या फिर येलो लॉन, ये एक ही तरह का डिजीज है जो कि होता है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। तो आपको येलो कलर का जो है लॉन देखने को मिला, या फिर पेल कलर का जो है लॉन हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। और जो लॉन है इसको हम लोग हार्ट ऑफ गार्डन बोलते हैं। तो लॉन जो है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गार्डन के लिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ गार्डन। उसके बाद अगर हम लोग नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं देंगे, अगर नाइट्रोजन अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे येलो और पेल जो लॉन है यहाँ पे डिजीज देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट प्लांटिंग होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, प्लांटिंग प्रोसेस जो कि हम लोग लॉन स्टैब्लिश में हेल्प करता है, जैसे कि डिबलिंग ऑफ रूट्स, सीडलिंग, टर्फिंग, ब्रिकिंग, प्लांटिंग ऑन पॉलीथीन, टर्फ प्लास्टरिंग, ये सब जो कुछ प्लांटिंग प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्स को स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे किस टाइप ऑफ ग्रास को हम लोग यूज करते हैं फॉर द लॉन स्टैब्लिशमेंट? यहाँ पे हम लोग बामुंडा ग्रास, कोरियन ग्रास, मैनीला ग्रास, इस टाइप ऑफ ग्रास को जो है यूज करते हैं ताकि जो हम लोग लॉन का स्टैब्लिशमेंट कर सकें। जो वीड्स होते हैं वो किस टाइप के वीड्स जो है अकर करते हैं लॉन में? तो साइप्रस स्टैंडर्ड्स और यूफोर्बिया स्पीशीज जो है ये थोड़ा कॉमन वीड्स है जो कि लॉन में प्रेजेंट रहता है। और जो ग्लाइकोफॉसेट है ये मोस्ट वाइडली यूज प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है जिसको हम लोग यूज करते हैं इन द लॉन। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आंसर की प्रोवाइड किया गया है, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आप जो है यहाँ पे आंसर की देखिए रिवाइज कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम से पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर रिविजन करते हैं तो आपको तभी एग्जाम हॉल में आंसर्स बनेंगे।
अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, और इसके अलावा हम लोग जो है वहाँ पे पीडीएफ है नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलेंगे जो कि आप डायली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएगा। सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाके आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे अदर ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। सारे कोर्सेज जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड किया है हमने, और आप वहाँ से जो कोर्स को लेके आप अच्छे से पढ़ के आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे जिससे आप इजली जो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।